हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के भारतीय भवन का फिजिक्स गुरुत्वाकर्षण चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे भार तथा द्रव्यमान तथा भार में अंतर वगैरह, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। यदि वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना है किसके बारे में? दाब के बारे में। दाब बोले तो प्रेशर, प्रेशर बोले तो दाब। ये दाब होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं दाब का मतलब होता क्या है, जैसे कि जितना ही क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, ठीक है, जैसे किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वह किस पर निर्भर करता है? सिर्फ बल पर निर्भर नहीं करता है, वह बल के साथ साथ उस वस्तु का जो सतह होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है, उस पर भी निर्भर करता है। बात समझा रहे ना? जैसे कि मान लेते हैं अगर एक कील ले लिया जाए और एक मतलब चौड़ा भाग ले लिया जाए, ठीक है, माने कोई अगर मान एक बुक ले लेते हैं और दोनों पर बल लगाते हैं तो किस पर बल ज्यादा लगेगा? तो कील वाला पर ज्यादा मतलब दाब पड़ेगा, मतलब दिक्कत होगा। अब बल, वही बल अगर हम मान लेते हैं उस बुक पर लगाते हैं, किताब पर लगाते हैं, तो हमको बल दाब उतना हमको मतलब बल हमको उतना महसूस नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि कील का जो क्षेत्रफल है, उसका जो एरिया है वो क्या है? कम है। और जो बुक का एरिया है वो क्या है? ज्यादा है, इसलिए उस पर हमको बल का अनुभव कम होता है और इस पर क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका क्षेत्रफल कम रहेगा उस पर अधिक दाब लगेगा और जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा उस पर कम दाब लगेगा। ठीक है, तो हम इसको चलते हैं, क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी बल का प्रभाव उसके परिमाण के साथ साथ उस क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है जिस पर वह लगता है। अभी हम इस बात को समझाए हैं कि जैसे कि मान लेते कोई वस्तु है, चाहे किसी भी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उस बल का परिमाण जो है उसके अलावा, यानी उस पर उस वस्तु का जो क्षेत्रफल होता है उस पर भी निर्भर करता है। बात समझ रहे हो? जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम बल लगाते हैं तो ज्यादा लगा सकते हैं, अगर इसी बात को ऐसे करके लगाए तो इस पर हम बल का मान क्या कर सकते हैं? कम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है? कम है और इसका क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है। बात समझ आ गया? अब चलते हैं अगला, ये हमारा है दाब का डिफिनीशन। तो ये दाब क्या है? तो कहेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसी बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अतः दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं क्षेत्रफल का मान जितना ही अधिक होगा उतना ही दाब क्या होगा? कम होगा। बस समझ रहा? यानी कि अगर मान लेते हैं बड़ा संख्या रखेंगे और उससे बड़ा संख्या से भाग देने का मतलब क्या होगा? इसका मान घटेगा। और छोटा संख्या से भाग देने का मतलब इसका मान उतना मतलब घटेगा नहीं घटे। मैंने अब दोनों में तुलना किया जाए तो यानी कि दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। ये इसी पर निर्भर करता है। अगर क्षेत्रफल अधिक है तो दाब का मान क्या होगा? कम होगा, और जब क्षेत्रफल कम है तो दाब का मान अधिक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और इससे स्पष्ट है कि जैसे कि मान लीजिए इसी बात से हम लोग आगे पढ़ेंगे और आगे हमें जानकारी मिलेगी। इससे स्पष्ट है कि क्षेत्रफल जिस पर बल लगता है जितना छोटा होगा दाब उतना ही अधिक होगा। अभी इस बात को हम क्लियर किए थे कि अगर जिस पर हम बल लगाते हैं उस सतह, अगर उसका सतह का क्षेत्रफल जितना ही कम होगा, जितना ही छोटा होगा, उस पर लगने वाला दाब उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। बात समझ? यही कारण है कि चाकू के उल्टी ओर की अपेक्षा उसके धारदार किनारे की ओर से आलू या फलों को काटना क्या होता है? आसान हो जाता है। किस कारण से? इसी कारण से। इस कारण मतलब क्या? यानी उसका जो सतह है जिस पर वह बल लगता है वह सतह जितना ही छोटा होता है उस पर दाब का मान उतना ही क्या होता है? अधिक होता है। इसी कारण चाहे इसी कारण के इसी द्वारा मतलब इसी सिद्धांत के अनुसार अगर चाकू से हम फल काटते हैं तो चाकू के दो तरफ होता है, एक तरफ धारदार होता है, एक तरफ थोड़ा सा मतलब धारदार नहीं रहता है। तो बिना धार वाले की तरफ से हम काटेंगे तो फल सब्जी कटेगा नहीं? कटेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा फिर भी उतना अच्छा से नहीं कटता है। लेकिन जो धारदार होता है उधर क्या होता है? इस धारदार वाला बिना धार वाला की अपेक्षा अगर देखा जाए तो जो धारदार होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है। वो पतला होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? काफी छोटा होता है, जिसके कारण हम आसानी से फल या सब्जी आलू या कुछ भी काट सकते हैं। बस समझे ना? तो इसी सिद्धांत पर अगर पूछा जाए कि चाकू के उल्टा के अपेक्षा अगर माने सीधा के अपेक्षा उल्टा से काटा जाता है फल या सब्जी तो दिक्कत होता है, लेकिन धारदार वाले से आसानी से कट जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धारदार वाला का जो क्षेत्रफल है वो उल्टा के अपेक्षा क्या है? कम है। और जब कम है तो उस पर दाब का मान क्या लगेगा? अधिक लगेगा। और जब अधिक लगेगा तो आसानी से कट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी बात को यहाँ पर हम
इसको ऐसे संकेत के द्वारा बताया गया है। कह रहा यदि क्षेत्रफल यानी ए मान लेते हैं, ए क्या है क्षेत्रफल है, यानी कह रहा यदि ए क्षेत्रफल की सतह पर एफ बल पूरे सतह पर समान रूप से लंबवत लगता हो तो दाब बराबर क्या आ जाएगा, यानी पी से, दाब को प्रेशर कहते हैं तो पी से सूचित किया जाता है। अब बल हमारा क्या है, एफ है, और ए क्या है, एरिया है, समझ रहे ना। तो पी बराबर एफ बाई ए भी हो सकता है, यानी कि पी हमारा क्या हो गया, बल दाब, एफ हो गया बल, और ए हो गया क्षेत्रफल। यही बात यहाँ पर मिला हमको, ठीक ना। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई ए, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसका एसआई मात्रक देखते हैं कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक जानने के लिए हमें इन दोनों का एसआई मात्रक भी जानना होगा। तो जैसे बल है तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। एरिया है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अगर इसी से हम निकालेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल जाएगा, दाब का एसआई मात्रक निकल जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल कहा जाता है। यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। यानी कि दाब का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या उसी को हम क्या कह सकते हैं, पास्कल कह सकते हैं। अब चलते हैं आगे देखते हैं दाब का एसआई मात्रक। अरे चूंकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर है, अतः दाब का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक और बट्टा में क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बल का एसआई मात्रक क्या रखा गया, न्यूटन रखा गया है, और जो क्षेत्रफल है उसका एसआई मात्रक क्या रखा गया, मीटर स्क्वायर रखा गया। और दोनों को हल कर देते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं। बात समझ रहे हो, यानी कि दाब का हमारा एसआई मात्रक क्या निकल गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल गया। अब देखते हैं दाब के इस मात्रक को वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल, कौन सा वैज्ञानिक है, ब्लेज पास्कल है, जिनका जन्म 1623 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु हो गई थी 1662 ईस्वी में, ठीक है। पर उन्हीं के आदर देने के लिए एक विशेष नाम पास्कल रख दिया गया। किसका नाम, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, ब्लेज पास्कल है, उन्हीं के नाम पर दाब का एसआई मात्रक पास्कल का नाम रखा गया, और जिसे हम संक्षेप में पीए द्वारा सूचित करते हैं। जहां पीए दिखाई देगा समझ जाएंगे क्या है, पास्कल है, यानी कि वह दाब का एसआई मात्रक है, ठीक है। अब हम देखते हैं दाब का व्यवहारिक उपयोग। तो हमारे दैनिक जो है बहुत सारा दाब का ऐसा उपयोग हमको मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं, कह रहा है कि जितने क्षेत्रफल में दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं उसे संपर्क क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई वस्तु है, जब दोनों वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, दोनों का क्षेत्रफल जब एक दूसरे के संपर्क में आता है तो वही संपर्क मतलब क्या है, स्पर्श, स्पर्श मतलब सटना, एक दूसरे से सटा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संपर्क क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इस बोर्ड की बात करें, यहाँ पर हम बल लगाए, यानी कि हमारा संपर्क क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला होगा ना, यानी कि दोनों जहां पर एक दूसरे को संपर्क किया हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, संपर्क क्षेत्रफल कहते हैं। संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाकर किसी वस्तु द्वारा लगाए गए दाब को घटाया जा सकता है। अब देखो क्या कहता है कि जब संपर्क क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ा दें, जहां पर हम बल लगा रहे हैं, संपर्क क्षेत्रफल है वह जो सतह है उसको हम क्या करें, बढ़ा दे, उसका क्षेत्रफल क्या करें, बढ़ा दे, और उसके बाद उस पर हम बल लगाए, यानी बल लगाकर उस पर दाब को क्या किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। संपर्क क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा दाब का मान उतना ही क्या होता है, घट जाता है, समझ रहे हैं। इस सिद्धांत का उपयोग निम्नलिखित उदाहरणों में हम किया जा सकता है। यानी जो ये सारे सिद्धांत हम बात किए हैं, कौन, यानी कि दाब सतह बढ़ाकर क्या क्या दाब को घटाया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पर हम उदाहरण कुछ कर देखते हैं, उसके द्वारा ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं बारिश वगैरह होता है ना, चाहे दलदली वाले जगह होता है, वहां पर हमें खाली पैर चलना क्या होता है, कठिन होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम पैर डालते हैं पैर हमारा क्या होता है, अंदर चला जाता है, चलने में दिक्कत होता है। अगर उसी जगह पर हम क्या करें, एक बड़ा सा लकड़ी का गत्ता वगैरह चाहे टुकड़ा रख दें और उसके बाद उस पर हम चलें तो क्या होगा, हम आसानी से चल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लकड़ी का जो बड़ा टुकड़ा होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है हमारे पैर की अपेक्षा, वहां पर क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण उस पर हम पैर दाबते हैं तो हमारा जो बल लगता है तो चारों तरफ क्या होता है, वितरित हो जाता है, बंट जाता है, जिसके कारण वो गत्ता धंसता नहीं है और हम आसानी से वहां से पार हो जाते हैं। बस समझ रहे हैं, किसके द्वारा, इसी सिद्धांत पर हम इसको जानेंगे। तो कह रहा है, जैसे पॉइंट को देखते हैं, पहला पॉइंट कह रहा है दलदल वाली भूमि में पैरों के बल चलना कठिन होता है। ये सही बात है कि जैसे हम मान लो तो दलदल वाली भाग पर चलेंगे तो हमारा खाली पैर चल सकते हैं, पैरे हमारा क्या होगा, उसमें धंसते जाएगा, धंसेगा नहीं धंसेगा, धंसते जाएगा। यदि उस भूमि पर कोई व्यक्ति तख्ता रख कर चले तो उसका भार बड़े क्षेत्रफल पर क्या होता है, वितरित हो जाता है। तख्ता मतलब क्या होता है, लकड़ी का टुकड़ा वगैरह, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा रखकर उस पर हम चले तो हमारा जो भार उस पर पड़ेगा तो क्या होगा, चारों तरफ वितरित हो जाएगा, बंट जाएगा, बस समझे ना, तो वितरित हो जाता है। इससे भूमि पर दाब
कम पड़ता है। जब वितरित हो जाएगा तो एक जगह दाब पड़ेगा, यानी कि चारों तरफ बढ़ जाएगा, तो इससे भूमि पर दाब क्या होता है, कम पड़ता है, और वह धंसने से बच जाता है। कौन, जो तख्ता होता है वह धंसने से क्या होता है, बच जाता है, और आदमी आसानी से उसको पार कर लेता है। क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं, और भी हम बहुत सारे घटनाएं जानते हैं, जैसे कि ऊंट का नाम सुना है लो। ऊंट का पैर देखने को मिलता है, कैसा रहता है, चौड़ा रहता है। तो उसका चौड़ा क्यों रहता है, और ऊंट को क्या कहता है, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि वो रेगिस्तान में क्या करता है, आराम से तेजी से चलता है। ऊंट के अलावा कोई मतलब ऐसा जानवर मतलब यहाँ पे नहीं है, जैसे हाथी घोड़ा हो गया, ठीक है, वो लोग उतना स्पीड उस पर नहीं चल सकता है। लेकिन जो ऊंट है वो क्या होता है, काफी तेजी से रेगिस्तान में चल सकता है, बालू वाली जगहों पर। इसलिए ऊंट को क्या कहता है, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। और प्रकृति ने ऊंट के पैर फैले फैले बनाए हैं। उसका जो नीचे वाला पैर का भाग होता है वो क्या होता है, बहुत फैला होता है, चकड़ा चौड़ा होता है, ठीक ना, जिससे बालू पर उनका दाब एक स्थान पर कम पड़ता है और उसे चलने में कम दिक्कत होती है। समझ रहे ना, यानी कि जब उसका पैर चौड़ा है, उसका जो नीचे वाला पैर का भाग है क्या होता है, काफी चौड़ा होता है, जब वो बालू पर पैर रखता है तो उसका भार चारों तरफ क्या होता है, वितरित हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो धंसता नहीं है, जिसके कारण वो आसानी से चलने लगता है, और उसमें चलने में भी कोई उसको परेशानी नहीं होती है। बात समझ आ गया। चलिए